अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। और ये जो लेक्चर है ये कंक्लूजन है रेस्पिरेशन का। अब तक आपने जितनी बातें पढ़ी हैं, ब्रीदिंग कैसे होती है, इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, कितनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके अलावा आपने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी के अंदर, और कितनी हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर निकालते हैं। 500 ml जो है हर सांस में अंदर लेते हैं हम, और बाहर भी निकालते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में हम 12 दफ़ा, कम से कम 12 दफ़ा सांस लेते हैं। अच्छा, सांस लेने को आप रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं, जो कि हार्ट रेट से मुख्तलिफ है। जो कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, वो मुख्तलिफ है सांस लेने से। हार्ट बीट करना मुख्तलिफ है। रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ्स मतलब ब्रेथ्स पर मिनट है। अब वो कैसे निकाला है हमने, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, 1 मिनट में 12 से 16 दफा हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ये कौन डिसाइड करता है कि हमें 12 से 16 दफा 1 मिनट में सांस लेनी है? अब तो आप, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्वाइट नॉर्मल ब्रीदिंग कहलाता है। नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन रेट चल रहा है मेरा। अगर कोई आप लोगों के सामने इस वक्त शेर आ जाए, अ लायन अपीयर्स आउट ऑफ अ सडन, तो क्या होगा? आप लोगों की सांस फूल जाएगी, फौरन से एग्जाइटी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, तो सांस फूलना शुरू हो जाएगी। इस या फिर अगर मैं कहूँ किसी आप बच्चे को कि बहुत अनफिट हो रहे हैं, जाइए आप भाग के आइए, तो आप जो है एक दौड़ लगा के आए, तो क्या होगा जब वापस आएंगे? तो सांस फूल रही होगी, सांस बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, अंदर बाहर निकाल रहे होंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात तो समझ आती है कि हमारा ब्रेन जो है, कि हमें सांस कब बढ़ानी है हमारे जिस्म में, हमें कब नॉर्मल सांस रखनी है, और 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए, ये हमारा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए ब्रेन क्या है, ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों, ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो 3 मेजर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स आपने याद रखने हैं, पार्ट्स बल्कि सॉरी, ब्रेन इज एन ऑर्गन और इसके पार्ट्स, एक तो है ये फोर ब्रेन। तो खैर, तो अब ये जो है फोर ब्रेन के 2 मेजर पार्ट याद रख लें, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के अंदर ये दोनों आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और दूसरा नाम आपने याद रखना है मिड ब्रेन, जो कि मिडिल पार्ट है आपके ब्रेन का। और तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स। पॉन्स देखें, सबसे ऊपर वाला है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा उससे ये बीच वाला है। और सेरिबेलम, ये जो बड़ा सा राउंड सा नजर आ रहा है पीछे लगा हुआ, गुलाब जामुन की तरह, ये सेरिबेलम है। यहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है, फोरामेन मैग्नम, जिसके बीच में से ये अराइज हो रही होती है, ये स्टॉक आपकी हाइंड ब्रेन की, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जाके जुड़ रही होती है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने ये बात आपको लिख के ड्रॉ करके बता दी है कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर फोर ब्रेन सेरिबेलम डायनेसिफेलॉन में है, मिड ब्रेन इसी में नहीं, हाइंड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है। पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम।
अच्छा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को मैं आगे मेंशन कर देती हूँ। ठीक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ब्रेन का लिया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंग्स। अब आपको बताना है कि ये क्या है। ये लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, बताइए क्या कौन सी कवरिंग है ये, क्या नाम बताया था मैंने इसका, रिकॉल करें। एक होती है जो कि थोरेसिक वॉल के चारों तरफ होती है, जिसे हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। और जो लंग्स की चारों तरफ होती है वो है विसेरियल प्लूरा। तो ये मैंने बना दी है विसेरल प्लूरा, ठीक है, लंग के चारों तरफ। अच्छा, फिर हम यहाँ पे ये समझ लें, ये छोटे मैंने रिब्स बना दिए हैं। अच्छा, आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये रिब्स समझ लें, यहाँ पे रिब्स हैं, ठीक है। और बीच में इनके क्या हैं ये, यस, हु विल टेल मी, मसल्स। कौन से? इंटरकॉस्टल मसल्स। जो फ्रंट वाले होंगे वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हैं, और जो अंदर वाले होंगे वो है इंटरनल। अच्छा, जब इंस्पिरेशन या इनहेलेशन होती है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एक्सटर्नल वाले। और जब हम एक्सेल करते हैं तो इंटरनल आपके इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो आगे वाले एक्सटर्नल आपके जो है वो बढ़ाएंगे, तो एक्सटर्नली आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स का। और जब हमारा वॉल्यूम कम हो, जब हम वॉल्यूम कम करना चाहेंगे तो हमारे इंटरनली अपने लंग्स का, तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद रख लीजिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स सिर्फ फोर्सफुल एक्सपायरेशन या एक्सलेशन में ही काम करते हैं। नॉर्मल एक्सलेशन में कोई मसल एक्टिवली काम नहीं करता। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अच्छा, ये हमने मसल्स बना लिए और ये रिब्स के दरमियान है। आगे से रिब्स नहीं दिखा रहे क्योंकि लंग्स आए हुए हैं। असल में फोकस थोड़ा सा आउट हो गया था, अब सही नजर आ रही होगी आपको पिक्चर। अच्छा, ये जो आपका मेडुला है, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे एक मतलब पार्ट है, एक बॉडी है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर बना हुआ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके मेड्यूला ऑब्लंगेटा में एक जो है, एक बॉडी है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मेड्यूलरी रिदमिक सेंटर। और इसका काम क्या होता है कि ये सिग्नल सेंड करती है कि हमारे डायफ्राम, जो कि यहाँ पे मौजूद है, डायफ्राम यहाँ पे बना हुआ है ना, इधर, ये डायफ्राम है। थोड़ा सही से बनाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये जो रेस्पिरेटरी या मेड्यूलरी रिदमिक सेंटर है आपके मेड्यूला के अंदर, इसका काम है कॉन्स्टेंटली, हर वक्त ये जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल सेंड करता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो और डायफ्राम को भी क्या कॉन्ट्रैक्ट करो। ज़ाहिर है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी चेस्ट की जो चेस्ट कैविटी है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। और आपको पता है बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और हवा जो है वो भागती हुई अंदर आती है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। तो बच्चों, ये जो डायग्राम मैंने बनाई है,
इसमें ये शो हो रहा है कि हमारा जो पॉन्स मेड्यूला और सेरिबेलम है, इसको हम ब्रेन स्टेम का नाम भी देते हैं। तो हमारे ब्रेन स्टेम के मेड्यूला पोर्शन में हमारा रेस्पिरेटरी या मेडुलरी रिदमिक सेंटर पाया जाता है। इसका काम होता है बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग को मेंटेन करना। तो बेसिक रिदम जो इनिशिएट होती है वो यहीं से होती है, और वो कैसे होगी? ये नर्व इम्पल्स, यानी कि यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, और ये बायलेटरली, मतलब दोनों साइड पे, दो हिस्से होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के दोनों तरफ। तो ये बायलेटरली दोनों लेटरल साइड्स पे जो है न्यूरॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो सिग्नल्स देते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स को देंगे इनहेलेशन के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसी तरह से। और कौन सी नर्व्स देंगी? वो इंटरकॉस्टल नर्व्स देंगी। फ्रेनिक नर्व्स जो हैं वो सिग्नल देती हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर से या रिदमिक सेंटर से डायफ्राम मसल को कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ये जैसे ही ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करती है आपकी थोरेसिक कैविटी, और हवा जो है वो अंदर आती है। अच्छा, हवा अंदर आने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है वो यहाँ पे कम होता है अंदर लंग्स में, और वो 758 mmHg। आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया हुआ है प्रेशर से रिलेटेड कि कितना प्रेशर होना चाहिए जब आप इनहेलेशन करते हैं। तो इंट्राप्लूरल कितना प्रेशर होता है और लंग्स में कितना प्रेशर होता है, वो लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो इनहेलेशन होती है और ये कंटिन्यूअस होता रहता है। अगर तो एक्स्ट्रा और यहाँ पे हमारे जो हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एरिया होता है और एक होता है एक्सपायरेटरी एरिया और इंस्पायरेटरी एरिया। तो बच्चों, ये सिर्फ ब्रेन स्टेम की डायग्राम है। ये है मेड्यूलरी रिदमिक एरिया या रेस्पिरेटरी रिदमिक एरिया भी कहते हैं इसको। यहाँ पे दो एरिया पाए जाते हैं, फर्दर इंस्पायरेटरी एरिया और एक्सपायरेटरी एरिया। हमारी जो इंस्पिरेशन है, मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं वो 2 मिनट तक लेते हैं। 2 मिनट मतलब 2 मिनट तक नहीं लेते। इंस्पायरेशन जो हम इनहेल करते हैं ये 2 मिनट होता है, और एक्सलेशन जो है हमारी वो 3 मिनट होती है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो मेडुलरी सेंटर बना हुआ है, रिदमिक सेंटर, ये कंटिन्यूअस जो है सिग्नल देगा इंटरकॉस्टल मसल्स को और आपके डायफ्राम मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट करें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट करने से थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, और ये जहाँ ये जो है इतने ज़्यादा हाईली स्टिमुलेटेड होता है ये एरिया, कि अगर यहाँ पे अगर हम ब्लॉक भी कर दें इसके सिग्नल को, तब भी जो है ये सिग्नल इम्पल्स जारी रहेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इतना ज़्यादा, तो वॉल्यूम, मतलब हमारी बॉडी को पता तो होना चाहिए कि कितना हमारे लंग्स को एक्सपैंड करना है। तो ये करते ही रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि बर्स्ट हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और एरिया होता है, उसे कहते हैं नीमोटैक्सिक एरिया। ये हमारे पॉन्स में होता है। यहाँ पे जैसे समझ लें आप, यहाँ पे बना हुआ है, ये है नीमोटैक्सिक एरिया, न्यूमोटैक्सिक। ये क्या करता है कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स जो देता रहता है रेस्पिरेटरी मेडुलरी रिदमिक सेंटर, इसको स्टॉप कराता है 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। हर 2 मिनट बाद इसका काम होता है, ये इसको कहता है शट अप और इसको कहता है स्टॉप, और ये रुक जाता है, सीज हो जाते हैं सिग्नल यहाँ पे। तो जैसे ही 2 मिनट बाद सीज होंगे तो हमारे जो लंग्स हैं ये अपने आप रिलैक्स कर जाएंगे और एक्सलेशन हो जाती है। और यहाँ पे ये एरियाज हैं दो, इनहेलेशन एरिया भी है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में नहीं है, दूसरे डायग्राम में दिखा दूंगी। और ये है एक्सपायरेशन एरिया, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये देखिए, एक्सपायरेटरी एरिया है और इंस्पिरेटरी एरिया है। ये मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया में है। अच्छा, ये 2 मिनट बाद जो है
नीमोटैक्सिक एरिया एक्टिवेट होगा, इसको स्टॉप करा देगा, इसको शटअप कॉल दे देगा, क्योंकि इसका काम ये क्या कर रहा है, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया वो सक्ल सिग्नल सेंड किए जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको ये नहीं पता है कि कब स्टॉप करना है, तो स्टॉप कराता है, ये इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है इसको कि नाउ स्टॉप आफ्टर एवरी 2 मिनट, और 3 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज आ जाता है। तो किसमें, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया जो है ये सिग्नल्स 3 मिनट के लिए सीज कर देता है और एक्सलेशन हो जाती है। तो एक्सलेशन बच्चों कुछ भी नहीं है, एक्सलेशन इज जस्ट द रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। और उस ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है। और मसल्स हमारे रिकॉइल। अच्छा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर जो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो इंटरनल लिखा हुआ है ना, इंटरनल, ये काम करते हैं। मतलब आप कहीं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसी डरावनी चीज देख ली है, या कोई शेर देख लिया है आपके पीछे भाग रहा है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे और आप जो है हाँपेंगे, हाँपना जिसे कहते हैं गैस्पिंग करना। तो आपका जो ऐसे वाली सांस होगी ना, जल्दी जल्दी आप एक्सलेशन करेंगे, तो उसमें आप जो है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है वो, या स्ट्रेनस एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेनस एक्सपायरेशन होती है वो। तो उसमें आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन जब आप कर रहे हैं, ये जो मैंने पूरी बात की थी अभी, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात की थी, ये वाली बात जो है ये भी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में होता है, ये जो 2 मिनट और 3 मिनट वाली बात की है मैंने। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या है कि ये यहाँ पे जो इंस्पायरेटरी एरिया बना हुआ है, ये एक्टिवेट कर देगा एक्सपायरेटरी एरिया को, जिससे सिग्नल्स जो हैं इंटरकॉस्टल मसल्स को भी मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये एक्टिवेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और आप फोर्सफुली एक्सलेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एरिया है पॉन्स में, एक दूसरा एरिया है, ये है एपन्यूस्टिक एरिया। ये क्या करता है कि जब आप अच्छा, न्यूमोटैक्सिक एरिया आपको समझ आ गया, हर 2 मिनट बाद इसको स्टॉप करता है, मेडुलरी रिदमिक सेंटर को 3 मिनट के लिए स्टॉप करेगा, और फिर आफ्टर एवरी 3 मिनट सिग्नल्स इसके दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है, इनहिबिटरी सिग्नल, लेकिन जो स्टार्ट करना है दोबारा से वो देगा सिग्नल एपन्यूस्टिक एरिया। तो ये स्टिमुलेटरी सिग्नल देता है, इनकरेजिंग सिग्नल देता है किसको, रेस्पिरेटरी मेडुलरी रिदमिक सेंटर को, कि भाई दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से जो है कॉन्ट्रैक्ट कराएं, आप नर्व सिग्नल भेजें, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करो, तो ये स्टार्ट कर देता है। अच्छा, नीमोटैक्सिक एरिया जो है ये इनहिबिटरी है, तो ये कभी कभी बहुत जल्दी भी स्टॉप हो जाता है, ऐसी नहीं है कि ये 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट से पहले भी जो है ये कभी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन जो है वो चेंज होता रहता है आपका जो है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। मतलब ये तो नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन और एक्सलेशन के लिए है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 3 मिनट के बजाय 2 मिनट के लिए एक्सहेल करेगा, और फिर जो है जल्दी से इनहेलेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट से पहले भी मतलब स्टॉप करा सकता है ये, ठीक है। और इसी तरह से एपन्यूस्टिक एरिया भी है, एपन्यूस्टिक एरिया जो है वो इनहेलेशन को प्रोलॉन्ग भी करा सकता है, मतलब डीप फोर्सफुल इनहेलेशन जब हम करते हैं, बहुत ज्यादा गहरा सांस लेते हैं, तो उसमें एपन्यूस्टिक एरिया काम करता है कि ये भी टाइम बढ़ा देता है, इनकरेजिंग, मतलब ये जो है ये कहता है मत सुनो इसकी, न्यूमोटैक्सिक एरिया की, अभी सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहें, तो 2 मिनट से ज्यादा, क्योंकि जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा होता है ये, तो उसमें जो है एपन्यूस्टिक एरिया काम कर रहा है। याद रख लीजिए, बेसिक रिदम, बेसिक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो कंट्रोल कर रहा है, विच इज ओनली कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी या मेडुलरी रिदमिक सेंटर। कहीं कहीं लिखा होता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, कहीं लिखा होता है मेड्यूलरी रिदमिक सेंटर, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। इसमें एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी एरियाज दोनों मौजूद हैं। ये दोनों जो हैं नीमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक पॉन्स के अंदर, ये सिर्फ इसको इनहिबिशन, इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी सिग्नल दे रहे हैं, मतलब ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करने के लिए हैं, लेकिन एक्चुअली
जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है पार्ट ब्रेन के अंदर आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपकी ब्रीदिंग की रिदम को जो है बेसिक जो स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए, तो वो आप बताएंगे मेडुलरी रिदमिक सेंटर। ठीक है, तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये न्यूरल मैकेनिज्म है क्योंकि नर्व इम्पल्सेस इन्वॉल्व हैं, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसी तरह से केमिकल रेगुलेशन होता है। तो अब हमारी स्लाइड की बात कर लेते हैं। जो जो चीजें पढ़ी हैं, जो लिखी हुई हैं, अब आपको सब समझ आ जाएगा लिखा हुआ। रेगुलेशन जो है न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल, हमने न्यूरल रेगुलेशन की बात की है जस्ट अभी। न्यूरल रेगुलेशन में हमने पढ़ा ब्रेन के तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है उसके तीन पार्ट हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। हमारा कंसर्न मेड्यूला और पॉन्स से है क्योंकि यहीं पर ही जो है एरियाज बने हैं न्यूरल रेगुलेशन के और ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इन दोनों हिस्सों को ब्रेन स्टेम का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, ये आप बाद में भी देख सकते हैं। केमिकल रेगुलेशन मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है, इसको रहने दें। अच्छा जी, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन लोकेटेड बायलेटरली इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। यानी कि मेड्यूला के अंदर जो रिदमिक सेंटर बना हुआ है रेस्पिरेटरी, और पॉन्स में एपन्यूस्टिक और नीमोटेक्सिक एरिया, ये सब मिला के रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। ये सवाल आ सकता है क्यों जहां लगा होता है ना, इसका मतलब है मैं ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकती हूँ। रेस्पिरेटरी सेंटर को हमने डिवाइड किया है, ये ऑलरेडी आपको अब पता है, मैंने डायग्राम में सब बता दिया है। तीन हिस्सा है, मेड्यूलर रिदमिक एरिया या रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी एरिया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है, नीमोटेक्सिक एरिया पॉन्स में है, एपन्यूस्टिक पॉन्स में है। एज यू ऑलरेडी हैव, मैंने आपको बता दिया है, ये आपको पता है, ये आपको पता है डायग्राम। दिस इज पॉन्स। पॉन्स में ये दो एरिया बने हुए हैं, नीमोटेक्सिक इनहिबिटरी सिग्नल देता है, हर 2 मिनट बाद स्टॉप कराता है, किसको? मेडुलर रिदमिक एरिया को, कि नाउ शट अप एंड स्टॉप द सिग्नल, स्टॉप सेंडिंग द सिग्नल्स टू द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। ठीक है, एपन्यूस्टिक एरिया अब आफ्टर ये 3 मिनट के लिए स्टॉप करा देगा तो एक्सलेशन होगी, रिकॉइलिंग हो जाएगी आपके मसल्स की जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे थे। एपन्यूस्टिक एरिया एनकरेजिंग, स्टिमुलेट करेगा दोबारा से। ठीक है, एपन्यूस्टिक एरिया प्रोलॉन्ग फोर्सफुल इनहेलेशन में काम भी करता है, और न्यूमोटेक्सिक एरिया जो है ये एक्सलेशन को शॉर्ट भी कराता है, मतलब ये रैपिड ब्रीदिंग कराता है। ठीक है, अच्छा, इसके दो पार्ट्स बने हुए हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी एरिया। ये एक्सपायरेटरी एरिया जब एक्टिवेट होगा जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, और आपको पता होना चाहिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्केलीन और स्टेर्नोक्लेमास्टोइड वो होते हैं आपके इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन में। फोर्सफुल एक्सहेलेशन में आपके एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो पिछले लेक्चर देख लीजिए जिसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीज बताई हुई है, जो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन वाला जो लेक्चर है। अच्छा, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया मेंटेन करता है बेसिक रिदम रेस्पिरेशन की, ये सवाल आपको आ सकता है। इट हैज इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एरिया, ये आपको पता है, ये इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी एरिया बने हुए हैं ऑलरेडी, और ये बेसिक रिदम रेस्पिरेशन की कंट्रोल कर रहा है। अब ये जितनी बातें लिखी हैं ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं इंस्पायरेटरी एरिया में, ये बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को इस्टेब्लिश करती हैं। इंस्पायरेटरी एरिया याद रखें इनहेलेशन के लिए, क्योंकि बेसिकली जो एक्टिवली आपके काम कर रहे हैं मसल्स एक्टिव, वो हैं आपके इंस्पायरेशन के मसल्स। ठीक है, और पैसिवली तो करते हैं एक्सपायरेशन के मसल्स। एक्सपायरेशन के मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते नॉर्मल क्वाइट एंड ब्रीदिंग के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इट जनरेट नर्व इम्पल्स 2 सेकेंड, ये भी आपको पता है। इम्पल्स प्रोपेगेट टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और वाया इंटरकॉस्टल नर्व्स और डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व।
ये मैंने EICM जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स मौजूद है इंस्पायरेटरी एरिया में। ये एक्टिव रहते हैं 2 मिनट तक और इम्पल्स भेजते हैं ये फ्रेनिक और इंटरकॉस्टल नर्व से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स तक। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनहेलेशन होगी। फिर उसके 2 सेकेंड जब एंड हो जाएंगे तो इंस्पायरेटरी एरिया जो है इनएक्टिव हो जाएगा और इम्पल्स जो है वो सीज हो जाएंगी। फिर डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं 3 मिनट के लिए। तो 3 सेकंड के लिए, मैं मिनट कह रही हूँ, सेकंड्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अपने सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने मिनट बोल दिया था गलती से, यहाँ सेकंड है, ठीक है। तो मुंह से मिनट निकल गया था, वो सेकंड था। ये 5 सेकंड का ब्रीदिंग साइकिल होता है आपका। तो इस तरह से आप याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसको हमने डिवाइड कर दिया 5, यानी 5 सेकंड से, जो कि एक आपका पूरा साइकिल है एक्सलेशन और इनहेलेशन का, एक ब्रीदिंग साइकिल है, सांस लेना। तो 1 मिनट में आ गई आपकी 12। तो 12 से 16 जो है ये एस्टिमेट है कि 1 मिनट में आप इतनी दफ़ा सांस लेते हो। तो सांस लेना मतलब इनहेलेशन और एक्सलेशन, अंदर लेना और बाहर निकालना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर जाते हैं 3 सेकंड के लिए और एक्सलेशन होती है। तो रिकॉइलिंग होती है सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम मसल की एक्सलेशन में, कोई एक्टिवली कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती एज सच। कॉन्ट्रैक्ट एक्सलेशन के मसल्स इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फोर्सफुल में होता है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं हम। जो न्यूरॉन्स हैं एक्सपायरेटरी एरिया के रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, ये जैसे मैंने अभी बताया। और फोर्सफुल ब्रीदिंग में नर्व इम्पल्स इंस्पायरेटरी एरिया को एक्टिवेट करेंगी। सॉरी, नर्व इम्पल्स जो है इंस्पायरेटरी एरिया एक्टिवेट करता है एक्सपायरेटरी एरिया को। इम्पल्सेस जो एक्सपायरेटरी एरिया की हैं वो कंट्रैक्शन कराएंगी इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोर्मिनल मसल की, जिसकी वजह से डिक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी का साइज और फोर्सफुल एक्सलेशन होगी। फोर्सफुल एक्सलेशन में आपको याद होना चाहिए कि कितना हम वॉल्यूम जो है हवा बाहर निकालते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मली हम क्वाइट इनहेलेशन और एक्सलेशन में कितनी निकालते हैं हवा। तो 500 अंदर लेके जाते हो, 500 बाहर निकालते हो। तो नीमोटैक्सिक एरिया एक तरह से स्विच ऑफ का काम करता है। जब जो मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया है, ये बेसिक रिदम रेस्पिरेशन की कंट्रोल कर रहा है। दूसरे बाकी जो ब्रेन स्टेम में पॉन्स के अंदर जो पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि नीमोटैक्सिक एरिया है, तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं ट्रांजिशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दरमियान कोई चेंजेस लानी है, कोई चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो नीमोटैक्सिक एरिया अब पॉन्स के अंदर है, ये इनहिबिटरी सिग्नल देता है और स्विच ऑफ का काम कराता है आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। मेजर इफेक्ट इसका ये है, टर्न ऑफ करता है इंस्पायरेटरी एरिया, ताकि लंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हवा से ना भर जाएं और ऐसा ना हो कि फट ही जाएं हवा से भर भर के, जैसे बलून है उसको फुलाए जाएं वो फट जाएगा इन दी एंड। तो दूसरे अल्फाज में इम्पल्स जो ये जनरेट कर रहे हैं नीमोटैक्सिक एरिया की, ये ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को शॉर्ट कर रहे हैं, ये 2 मिनट का बना रहे हैं इन शॉर्ट। नीमोटैक्सिक एरिया जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, याद रखें, तो ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, मतलब आप जल्दी जल्दी ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेते हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये लोअर पॉन्स में है, जो न्यूमोटैक्सिक एरिया था वो अपर पॉन्स में था। ये स्टिमुलेटरी सिग्नल सेंड करता है इंस्पायरेटरी एरिया को। इंस्पायरेटरी एरिया कहाँ पे है, याद रखें, मेडुलरी रिदमिक सेंटर में, और एक्सपायरेटरी भी वहीं पे है। तो नॉर्मली जो इम्पल्सेस जाती हैं वो इंस्पिरेटरी को ही जाती हैं क्वाइट इनहेलेशन में, सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन में जो है वो एक्सपायरेटरी एरिया एक्टिवेट होता है, वरना वो नहीं होता। और प्रोलॉन्ग करती हैं इनहेलेशन को। एन्यूस्टिक जो एरिया है वो स्टिमुलेटरी इम्पल्स सेंड करेगा, मतलब कि स्टार्ट करो, स्विच ऑन का काम करती हैं ये।
स्विच ऑफ कराया था नीमोटैक्सिक ने, इसने दोबारा ऑन करा दिया। और इनहेलेशन, प्रोलॉन्ग इनहेलेशन मतलब डीप इनहेलेशन में हेल्पफुल है ये दोनों एरिया, एनियोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक एरिया, जब हेल्पफुल करते हैं जब हमें कोई ट्रांजिशन हमारी बॉडी में, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इनहेलेशन, तो उसमें इनका रोल है। इसके अलावा स्विच ऑफ और ऑन में भी रोल है इनका। यानी कि लंग्स अगर बहुत ज़्यादा हवा भर गई है तो ऐसा नहीं है कि उसका बढ़ता ही जाएगा वॉल्यूम, तो उसको कोई ना कोई तो रोकेगा ही ना कि भाई रुक जाओ अब तो न्यूमोटैक्सिक एरिया कहेगा मेडुलरी रिदमिक सेंटर को कि कोई तो रोक लो भाई। तो ये प्रोलॉन्ग कराता है इनहेलेशन, जबकि जो नीमोटैक्सिक था ये ड्यूरेशन इनहेलेशन का शॉर्ट करा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ये प्रोलॉन्ग कराता है और ये डीप इनहेलेशन में, इसकी वजह से डीप इनहेलेशन होती है। ये रैपिड ब्रीदिंग के लिए होता है और ये जो है आपका डीप इनहेलेशन होगी तो आपकी एक्सहेलेशन भी ज़ाहिर है डीप होगी। व्हेन द नीमोटैक्सिक एरिया इज एक्टिव तो ये ओवरराइड करता है सिग्नल्स एपन्यूस्टिक एरिया के। ये कोई काम की बात नहीं है, ये फालतू बात है, इसको रहने दें। केमिकल रेगुलेशन की बात करते हैं बच्चों। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल रेगुलेशन यहाँ पे बताया था मैंने, ये देखें। अच्छा अब बताती हूँ मैं आपको। केमिकल रेगुलेशन का मतलब है कि कीमो रिसेप्टर के बारे में अगर आपने पहले कभी पढ़ा है, देयर आर रिसेप्टर्स विच एक्टिवेट ऑन द रिसीविंग ऑफ एनी केमिकल। तो हमारे दो टाइप के कीमो रिसेप्टर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन की कंट्रोल में हेल्प करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब है ये होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कीमो रिसेप्टर्स, और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडीज के अंदर। तो अब कीमो रिसेप्टर्स की दो लोकेशन हैं, एक सेंट्रल और पेरिफेरल। और ये क्या करती हैं, ये दोनों लोकेशन मॉनिटर करती हैं, कंट्रोल करती हैं लेवल्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन के। तो मेजरली वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ही आंसर है इसका, कि इनके लेवल्स को जब ये बढ़ जाएंगे हमारी बॉडी में, आपको पता है कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयन जब आप बढ़ते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट जो बाइंडिंग है, एफिनिटी है, वो कम हो जाती है। ये सब तो आपने पढ़ा हुआ है। और ये आपको पता है कि ये हाइड्रोजन आयन जो हैं, जब एसिडिटी बढ़ती है कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयन और HCO3 में टूट रहा है और CO2 बन रहा है। CO2 जो है जब CO2 बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, जब एसिडिटी बढ़ती है तो CO2 भी बढ़ता है साथ में। तो ये जो है ये टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, लंग्स से ये बाहर हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये बढ़ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये मतलब अगर ये वैसे ही बढ़ती हैं तो इनको सिग्नल कौन देता है इनको निकालने के लिए? ये हमारा ब्रेन और पेरिफेरली कुछ जगह हैं जैसे कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज, वो सिग्नल देती हैं कि भाई इनको बाहर निकालो बॉडी से। और एक तरह से ऑक्सीजन अगर कम भी हो जाए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमें सबसे पहले इनको निकालना है बॉडी से। तो ये प्रोवाइड करती हैं रेस्पिरेटरी सेंटर का इनपुट में, हेल्प है इनका। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर सेंट्रल है और पेरिफेरल है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला की सरफेस पे हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एओर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज हैं। कीमो रिसेप्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लेवल्स को, ऑक्सीजन को एज सच ये भी कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर लोकेटेड, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम होगी तो ये चीज़ें बड़ी नहीं होंगी, और ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एफिनिटी बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं चेंजेस इन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड
और दोनों और बोथ इन CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जैसा कि आपको पता है ब्लड हर जगह बॉडी में मूव करता है, तो ब्लड जो है आपके टिश्यूज में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, हर जगह जा रहा है। अब ब्रेन में और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी जा रहा है ना, उस तरफ भी जा रहा है। तो ये जब वहां पे जाएगा ब्लड, तो जाहिर है ये सेंस कर लेते हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं कि भाई हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, इसको कम करो। और कम करने के लिए क्या करेंगे, ये वही काम करेंगे, ये मेडुलरी रिदमिक एरिया को जो है उसको सिग्नल सेंड करेंगे कि भाई इंस्पिरेशन कराओ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कराओ। तो ये एक्सहेलेशन कराएगा रिदमिसिटी एरिया, मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, और ये बाहर निकल जाएंगे दोनों। इसी तरह से पेरिफेरल काम कर रहे हैं। पेरिफेरल एओर्टा तो आपको पता ही होगा बच्चों, ये एओर्टा होता है ना, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। और कैरोटिड कैरोटिड आर्टरी जो है आपके नेक के पास होती हैं, और ये कैरोटिड आर्च भी कहते हैं इसको। ये सप्लाई कर रही है कैरोटिड साइनस, ये आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, पेरिफेरल पोर्शन को सप्लाई कर रही हैं, पेरिफेरल आपके लिम्स को सप्लाई कर रही हैं ब्लड। तो ये कैरोटिड आर्टरी होती है यहाँ पे। कैरोटिड साइनस वो जगह है जहाँ पे राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी बाइफरगेट हो रही है, डिवाइड हो रही है। अच्छा, एओर्टिक बॉडीज जो है एओर्टा के ऊपर लगी हुई होती हैं, और ये आर्च, ये जो आर्च बनी हुई है ना, इस तरह का गोलाई सी आर्च बनी हुई है, ये इस तरह, इसके ऊपर एओर्टिक बॉडीज हैं। तो आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर एओर्टिक बॉडीज हैं, जबकि कैरोटिड बॉडीज जो हैं लेफ्ट और राइट कैरोटिड आर्टरी दोनों में मौजूद है। कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट और राइट दो होती हैं आपके नेक रीजन में, नेक के पास होती हैं। ये जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज हैं, ये सेंसिटिव हैं चेंजेस इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंजेस होने में। ऑक्सीजन कम होगी या ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी और सिग्नल सेंड करेंगी मेडुलरी रिदमिक सेंटर एरिया पे। अच्छा, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम एओर्टिक बॉडीज आर द पार्ट ऑफ वेगस नर्व। इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो है या आप याद रख लीजिएगा, सिर्फ कि एओर्टिक बॉडीज जो है वो एओर्टा में होती हैं, कैरोटिड बॉडीज जो हैं वो होती हैं कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्च पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा जानना है तो ये देख लें कि एओर्टिक बॉडी जो है ये वेगस नर्व का हिस्सा है, और कैरोटिड बॉडी जो है वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का हिस्सा है। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में ये सारी नर्व्स पढ़ी हैं, और मैंने जिन जिन बच्चों का वायवा लिया था फाइनल फिजियोलॉजी लैब में, तो उनको लाजमी याद होगा कि ग्लॉसोफेरिंजियल का क्या काम करती है और वेगस नर्व क्या काम करती है। जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने ये याद रखना है, वरना वो भी इनफ है। आपको पता है आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पे तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी के अंदर कितनी होनी चाहिए बच्चों, कम से कम जो गैस होती है हमारी बॉडी के अंदर वो 40 होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगी। थोड़ी 40 से थोड़ी, जैसे ही मतलब अगर 40 से जरा सी भी ज्यादा होगी तो ये कार्बोनिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं टर्म हाइपरकैपनिया या हाइपरकैर्बिया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, पेरिफेरल कैरोटिड और एओर्टिक आर्च के अंदर ये बॉडीज बनी होती हैं, कैरोटिड एओर्टिक बॉडीज। होता क्या है, ब्लड पीएच जब बढ़ती है, सॉरी कम होती है बल्कि, पीएच जो है वो कम होगी और CO2 जो है वो बढ़ेगी, या फिर एसिडिटी बढ़ती है या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो ये हो गया। तो ब्लड पीएच बढ़ेगी, ये सेंस कर लेंगे ये दोनों पेरिफेरल और कैंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो हो गया क्या, ये सिग्नल देंगे ब्रेन स्टेम में रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर कौन सा पार्ट स्पेशली, मेडुलरी रिदमिक सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो कि बेसिक कंट्रोल करता है रिदम को। तो
उसको सिग्नल देंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को, और मसल्स ऑफ ब्रीदिंग जो हैं आपके मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या फिर वो, और इस तरह से, और फिर रिलैक्सेशन होगी और वेंटिलेशन हो जाएगी एल्वियोलर। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हैं ये स्टिमुलेट होते हैं दोनों हाई पीसीओ2 और हायर हाइड्रोजन आयन से। तो हमें जो है हमारा बेसिक जो काम है यहाँ पे वो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन को जल्द से जल्द रिलीज कराना। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू डेफिशिएंसी, अगर हमारी बॉडी के अंदर 40 mmHg से कम हो जाता है ऑक्सीजन, जो कि सबसे कम प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी हमारी बॉडी जो है, आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होगी, जल्दी जल्दी डिसोसिएट होगी, और ऑक्सीजन जो है, क्योंकि हमारी बॉडी को नीड है, तो हमारी बॉडी उसके लिए हमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, याद रखें एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम वॉलेंटरली भी अपने सांस लेने को, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी ऑब्नॉक्शियस गैस आपने सूंघ ली है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं। जैसे कोई स्प्रे हुआ तो आपने सांस रोक ली थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये आप बहुत देर तक नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये बढ़ना शुरू होते हैं तो ये सिग्नल देते हैं भाई मेडुला ऑब्लंगेटा को कि जल्दी जल्दी एक्सहेलेशन कराओ। तो ये क्या करेंगे कि आपने जो है सांस रोक ली, इनहेलेशन तो कर ली, और आपने वॉल्यूम तो बढ़ा लिया अपना, लेकिन एक्सहेलेशन के लिए जो आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, याद रखें प्रोलॉन्ग हो रही है ब्रीदिंग, एन्यूस्टिक एन्यूस्टिक ये वाली जो आपको बताया था, ये देखें, हाँ, ये लॉन्ग डीप इनहेलेशन। तो आपने यहाँ पे अगर सांस रोक ली है तो ये सिग्नल देगा आपके, और ये जो सिग्नल आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, तो वो सिग्नल कीमो रिसेप्टर दे रहे हैं कि जल्दी से एक्सहेलेशन कराएं। और होगा क्या फिर कि मसल्स जो है रिलैक्स कर जाएंगे और एक्सहेलेशन हो जाती है। ये इनहेलेशन को प्रोलॉन्ग करा रहे हैं। अच्छा, और इसका ड्यूरेशन जो है ये बढ़ा रहे हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन है 2 मिनट्स। अच्छा, याद रख लीजिएगा फोर्सफुल इनहेलेशन में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है डायग्राम है 23.25, पेज नंबर है 906 टोल्टोरा। और यहाँ पे बता रहे हैं रोल ऑफ मेडुलरी रिदमिक सिटी एरिया इन कंट्रोलिंग द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, ये है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर इंस्पायरेटरी एरिया एक्टिव है 2 मिनट के लिए, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनहेलेशन हो जाएगी। 3 मिनट के लिए इसको इनएक्टिवेट करा देगा निमोटेक्सिक एरिया, और ये डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स करेंगे, जिससे इलास्टिक रिकॉइलिंग होगी लंग्स की और एक्सहेलेशन हो जाएगी। फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, इंस्पायरेटरी एरिया जो कि मेडुलरी रिदमिक सिटी एरिया में एक्टिवेट करेगा एक्सपायरेटरी एरिया को, और डायफ्राम स्टर्नोक्लेमास्टॉइड और स्कैलीन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्सफुली आप इनहेल करेंगे, डीप फोर्सफुल इनहेलेशन। और इसमें कौन सा एरिया काम कर रहा है, एन्यूस्टिक एरिया भी काम कर रहा है। मतलब कि वो जो है बढ़ा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, एक तरह से किसको स्टिमुलेट कर रहा है, वो मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया को स्टिमुलेट कर रहा है कि 2 मिनट से ज्यादा आप बढ़ाइए अपना ड्यूरेशन, ठीक है। एक्सपायरेटरी एरिया इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्सफुली आप एक्सहेल करेंगे, ठीक है, फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो वो निमोटेक्सिक एरिया कराता है। विच नर्व कॉन्वे द इम्पल्सेस फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर टू द डायफ्राम, आंसर क्या है इसका, फ्रेनिक नर्व्स। और अगर यहाँ लिखा होता है इंटरकॉस्टल मसल्स, तो आप लिखते हैं इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से वॉलेंटरीली भी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। हम चाहें अपनी सांस तो कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं, और जो लोग स्विमिंग करते हैं, डीप डाइवर होते हैं, वो लोग तो बहुत बहुत देर तक सांस रोकते हैं।
यकीनन उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो जो है एक टैंक भी लेके जाते हैं अपने साथ, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। छोटे बच्चे जैसे कि अमूमन इन्फेंट्स होते हैं वो अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन वो रोक नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी खुद ब खुद ही सिग्नल देती है मेडुलरी रिदमिक सेंटर को कि एक्सेल कराएं, तो एक्सेल तो करना ही पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, और ये हमारा रेस्पिरेशन खत्म हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम।